Good morning, students. Open your book and move to page number 26. Students, in previous lecture we have finished exercise 1.4 up to question number 3. Today my next question number 4. स्टूडेंट क्वेश्चन 3 को हमने आपको होमवर्क में दिया था, तो उसमें होमवर्क को आप चेक कर लेना, वो भी पिक आपको सेंड कर देंगे। आज हम क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, जब भी आप अपने नोटबुक पे जो भी वर्क राइट करें उस समय अपनी बुक को आप ज़रूर ओपन करके रखें, क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, फ़ोन से ही क्वेश्चन और आंसर दोनों राइट करते हैं, उससे बहुत मिस्टेक होती है। क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं फ़ोन में जो आपको क्लियर समझ में नहीं आते हैं, तो आपके जब बुक आपके सामने रखी होगी तो उससे आप बिल्कुल क्लियर समझ सकते हैं कौन सा वर्ड किस तरह राइट है, उसकी क्या स्पेलिंग है। ओके ओके लेट्स स्टार्ट। राइट 5 pairs of integers a, b such that a divide b is equal to -3. One such pair is 6, -2 because 6 divide -2 is equal to -3. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि हमें वो 5 पेयर इंटीजर्स बताने हैं जिसमें अगर हम उनका डिवाइड करते हैं a डिवाइड b इज इक्वल टू कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए आपको, -3। जैसे आपने 6 का डिवाइड, जब आप -6 का डिवाइड 2 से करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 3 जा 6, और नेगेटिव साइन है तो अब ये वैल्यू कैसी मिलेगी आपको, नेगेटिव। हमने आपको बताया था जब आपकी दोनों वैल्यू नेगेटिव होंगी, जिसमें आप डिवाइड कर रहे हो जिसका डिवाइड कर रहे हैं, दोनों वैल्यू अगर नेगेटिव होंगी तो क्वांटेंट वैल्यू कैसी आएगी आपकी, पॉजिटिव। तो आपको -3 लाना था, ये वैल्यू कितनी होगी, -3। तो यहाँ पे ए वैल्यू कितनी मिली आपको, -6, और बी वैल्यू कितनी मिली, 2। सिमिलरली देखो 9 में जब हम 3 का डिवाइड करेंगे -3 का, तो वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, -3। तो दूसरा पेयर आपको हो गया 9, -3। थर्ड पेयर देखो आपका क्या होगा, 12 डिवाइड -4, जब 12 का -4 से डिवाइड करेंगे तो -3 मिलेगा, तो वैल्यू आपकी कितना मिला, 12, -4। नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -9 से अगर डिवाइड करेंगे 3 से तो -3 वैल्यू मिलेगी। तो अगला नेक्स्ट पेयर क्या हो गया, -9, 3। नेक्स्ट क्या हो सकता है नंबर आपका 15 में अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, -15 में 5 से डिवाइड करने पर -3। तो ये फिफ्थ पेयर आपका कौन सा हो गया, -15, 5। तो ये आपके 5 पेयर हो गए जिनका डिवाइड करने पर वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, -3। ओके क्लियर। माई नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ 12 noon was 10 degrees Celsius above 0 if it decrease at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight. At what time would the temperature be 8 degrees Celsius below 0? What would be the temperature at midnight? इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि आफ्टरनून में 12 बजे, मतलब दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर कितना है, दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर मान लीजिए 0 और 10 के ऊपर है। ओके ये भी कहा गया है कि पर आवर में 1 घंटे में टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। ओके तो ये पूछा गया है कि 8 डिग्री सेल्सियस 0 के बिलो, यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे टेम्परेचर हो जाएगा। ओके तो हमने क्या माना, ये कहा गया था आपसे कि दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो यहाँ पे हर एक घंटे में, हर एक आवर में कितने डिग्री डिक्रीज़ हो रहा है, 2 डिग्री। तो ये देखो 1 आवर में 8 डिग्री हो जाएगा, फिर 8 डिग्री पे आ जाएगा, फिर सेकेंड आवर, दूसरे आवर में क्या हो जाएगा, 6, फिर तीसरे आवर में फिर 2 कम हो जाएगा, ये 4th आवर में हो जाएगा, ये 5th आवर में हो जाएगा, ये 6 आवर में हो जाएगा, ये 7 आवर, ये 8 में, ये 9। मीन्स ये हुआ कि 9 घंटे में टेम्परेचर कितना आ जाएगा आपका, -8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, ये नंबर लाइन के थ्रू हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। द टेम्परेचर डिक्रीज 2 डिग्री सेल्सियस 1 आवर।
द टेम्परेचर डिक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस कैसे निकालेंगे, 2 डिग्री सेल्सियस, 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है डिक्रीज, तो 1 डिग्री सेल्सियस कितने घंटे में होगा आपको पता है, हाफ आवर में होगा। तो टेम्परेचर कुल कितना डिक्रीज अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल टेम्परेचर कितना डिक्रीज़ हुआ, देखो 10 तो ये हुआ और 8 ये हुआ, यानी कि टोटल टेम्परेचर डिक्रीज कितना हुआ 18 आवर्स। और हमने ऐसे ही काउंट कर ली 18 डिग्री सेल्सियस, हमने ऐसे ही काउंट करके आपको बताया था कितने आवर्स में होगा, डायरेक्टली बताया था 9 आवर्स में। अगर कैलकुलेशन के थ्रू निकालना तो 18 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई कितना होगा 18, मीन्स 9 आवर। अब देखो 9 आवर में टेम्परेचर कितना हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है 9 आवर आपको लगेंगे, 9 आवर में आपका टेम्परेचर कितना हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। दोपहर के 12 बजे के बाद आप 9 आवर्स अगर ऐड करेंगे तो यानी कि 12 में 9 जब ऐड किया तो कितना आ गया 21 आवर्स। 21 आवर्स को क्या कह सकते हैं 9 PM। या यहाँ से देख लो दोपहर में 12 बजे के बाद जब आप 9 आवर ऐड करेंगे तब भी डायरेक्टली लिख सकते हैं कितने बजे टेम्परेचर 9 PM के कितने 9 PM हो जाएगा। ओके क्लियर। My next question number 6. In a class test, +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question। ऐसे ही सेम हमने आपको क्वेश्चन एक अभी बताया था, अभी 2-3 दिन पहले। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, राधिका स्कोर 20 मार्क इफ़ सी गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। इसमें ये कहा गया राधिका ने देखो सबसे पहले कितने स्कोर आया उसका 20 मार्क है ना, उसने 12 करेक्ट आंसर दिए। ओके तो ये पूछा गया है तो इनकरेक्ट आंसर कितने आए। सबसे पहले ये बताओ कि करेक्ट आंसर के कितने मार्क हैं 3। करेक्ट आंसर के कितने मार्क दिए गए ऊपर क्वेश्चन में 3 दिए गए। यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर के कितने मार्क दिए गए 3। 1 करेक्ट अगर आप आंसर कर रहे हैं तो 3। राधिका ने कितने करेक्ट आंसर किए थे 12। तो एक आंसर जब वो करेक्ट करेगी तो 3 नंबर्स मिल रहे होंगे उसको। जब उसने 12 करेक्ट आंसर किए तो 3 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 36। अब देखो राधिका का स्कोर कितना है 20 मार्क्स, 20 मार्क्स है तो मार्क ऑप्टेन इनकरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 20 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 तो इक्वल टू कितना आ जाएगा -16। हमने आपको बताया था यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो नेगेटिव का साइन आएगा। ओके अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि आपने 36 में से 20 क्यों नहीं लेस किया। 36 में से 20 इसलिए लेस नहीं किया क्योंकि मार्क टोटल मार्क में से हम करेक्ट आंसर वाले मार्क सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा थोड़ी नहीं है कि टोटल मार्क को उल्टा सब्ट्रैक्ट करेंगे, टोटल मार्क में से करेक्ट आंसर वाले सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे यहाँ पे। तो -16 आ गया। अब देखो एक इनकरेक्ट आंसर का कितना मार्क है -2, अब -16 है तो इसका मतलब है उसने कितने इनकरेक्ट आंसर किए होंगे। अगर हम ओरली पूछना चाहें 1 का -2, 2 का -4, 3 का -6 होगा, 4 का -8 होगा तो हम डायरेक्टली इसे बता सकते हैं कितने उसने किए होंगे 8 क्वेश्चन किए होंगे। या इसे कैलकुलेशन में निकालना चाहें तो 16 में कितना डिवाइड करेंगे -2 तो कितना आंसर आ जाएगा 8। क्लियर हो गया आपका। बिल्कुल सेम इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम, तो इसी तरह आप इसे सॉल्व दिया गया है, समझ सकते हैं इसको। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे फिर बाद में आप डिस्कस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 एन एविलेटर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन एन एविलेटर डिसेंड इनटू ए माइन शाफ्ट एट of 6 meter per minute if the descent start from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 मीटर। तो स्टूडेंट इसमें आपको ये बोला गया है कि पर मिनट में कितना डिसेंड हो रहा है आपका 6 मीटर। ओके और ये भी बोला है ग्राउंड लेवल के ऊपर एबव ऊपर है कितना 10 मीटर। तो ये पूछा गया आपसे कि 350 मीटर इसको आने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा गया आपसे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ माइन शाफ्ट इज़ 10 मीटर एबव द ग्राउंड बट इट अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में क्यों है, क्योंकि ये कहा गया है ये एबव है और ये डिसेंड हो रहा है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस कैसे कवर्ड हम पता करेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। 10 मीटर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कौन सी वैल्यू, जिस वैल्यू पे हमें जाना होगा -350 मीटर, -350 मीटर। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था नेगेटिव साइन अगर ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर भी आपका इंटीजर नेगेटिव है तो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 मीटर। ओके, क्लियर। टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर बाई इट 1 मिनट। 6 मीटर में कितना टाइम लगता है, 6 मीटर में 1 मिनट लगता है, 1 मिनट लगता है। तो ये कहा गया है इसमें कि टोटल टाइम 360 मीटर को कितना कवर लगेगा टाइम, तो हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 300 जब 60 में 6 से डिवाइड किया आपने तो कितना हुआ, 6 6 जा 36, तो 6 टाइम कैंसिल हो गया, ये 0 यहाँ पे आ गए, तो 60 मिनट, या हम ये भी कह सकते हैं 1 आवर। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव फिनिश्ड चैप्टर 1। Now we are going to start chapter 2. Chapter 2 named Fraction and Decimals. Some important remember points. My first point fraction. इसमें स्टूडेंट हम कुछ पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे, उसको एक्सप्लेन करके भी बताएंगे। तो ये आप होमवर्क में अच्छी तरह से रीड करना और लर्न भी करना। आप इनको हम ओरली बता दे रहे हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन सिंपली टेल्स अस हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ ए होल वी हैव। एक फ्रैक्शन हमें क्या बताता है कि उसके हम कितने पार्ट्स कर सकते हैं। जैसे ये लिखा है टॉप पे जो वैल्यू राइट होती है उसको नोमिनेटर, और जो बॉटम में वैल्यू राइट होती है उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ये फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये फ्रैक्शन ये रिप्रेजेंट करता है कि 1 के कितने हम पार्ट्स कर रहे हैं, 3 पार्ट्स। अब सेकंड पॉइंट है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन टेल्स that is a less than 1 with the numerator less than denominator। इसमें हमें ये याद रखना है प्रॉपर फ्रैक्शन में नोमिनेटर की वैल्यू लेस देन होती है किससे, डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर में क्या लर्न रखना है कि नोमिनेटर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन होती है किससे, डिनोमिनेटर से। और ये जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो 1 से क्या और होता है, ग्रेटर देन। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट मिक्स फ्रैक्शन, ए होल नंबर एंड ए फ्रैक्शन कम्बाइंड इनटू 1 मिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे एक होल नंबर दिया जाएगा आपको 1 2 3 4 5 और साथ में आपको फ्रैक्शन भी दिया जाएगा। तो इनको आप अच्छे से रीड करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट भी करेंगे। ये आपको करना है वर्क। एक्सरसाइज 2.1 माई फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ये आपको एक फ्रैक्शन दिया गया है 2 - 3/5, इसको आपको सॉल्व करना है। देखो हमने आपको बताया था कोई भी होल नंबर हो उसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसके नीचे हम क्या राइट कर सकते हैं, 1। अब हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लेके हमने बताया 5 को कैंसिल करेंगे, 1 5 1 या 5, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी एलसीएम की 5। अब हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में इसके नीचे 5 लिख लेंगे। तो 1 का टेबल पढ़ेंगे 5 आ जाएगा, तो 1 5 या 5, तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का। तो ये ऑलरेडी 5 था इसलिए इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जब डिनोमिनेटर में अगर वही एलसीएम वैल्यू हो तो उसको वैसे ही सेम फ्रैक्शन को राइट कर देंगे आप। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया, सेम 7। तो सेम आपका यही पार्ट, यही आंसर आ गया। सेम आपका सेकंड पार्ट भी इसी मेथड का है, आप सेम करेंगे, समझ लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम पूछने फिर मुझसे। थर्ड पार्ट में देखो ये क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमें याद रखना होता है कि किसी भी फ्रैक्शन को जब हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर देखते हैं सेम है कि नहीं, और अगर सेम नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 5 और 7 का हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है। 5 1 जा 5, 7 5 के टेबल में नहीं आता है तो 7 को ऐसे ही जस्ट राइट कर लिया। अब 7 बन जा 7, 7 बन जा 7। तो यहाँ पर हमने देखा कि वैल्यू कितनी है एलसीएम की, 35। तो हमने इन दोनों डिनोमिनेटर के नीचे कितना लिख लिया, 35। अब हमने 5 का टेबल रीड किया, 5 7 जा 35, तो ऊपर डिनोमिनेटर में कितने का मल्टीप्लाई किया, 7 का। अब यहाँ पे आ गए दूसरे फ्रैक्शन पे, 7 का टेबल रीड किया, 7 5 जा 35, तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा, तो ऊपर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गई वैल्यू 21/35। ये आ जाएगी वैल्यू आपको 10/35। दोनों को ऐड कर देंगे 31/35। सेम आपको यही याद रखना है कि हमें पहले क्या लेना है, एलसीएम। जब एलसीएम लेने के बाद हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे उसके बाद हम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट या प्लस कर सकते हैं दोनों फ्रैक्शन को। उससे पहले हम कोई भी सॉल्यूशन नहीं कर सकते इसका। ओके, तो इसको भी आप समझ सकते हैं। यहाँ देखो एलसीएम लिया गया है।
नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे 10, 5, 2 डिनोमीटर सेम नहीं है, तो हमने 10, 5, 2 का क्या क्या ले लिया एलसीएम। 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो ऐसे ही बना रहने दिया। 2 5 जा 10, ओके। फिर 5 से कैंसिल किया तो 5 बन जा 5 5 बन जा 5, तो क्या आ गया एलसीएम 10। जब यहाँ पे 10 आया तो हमने तीनों डिनोमीटर में क्या लिख लिया 10। अब देखो ऑलरेडी 10 यहाँ पे राइट था, तो इसका मतलब इस फ्रैक्शन में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, 5 2 जा 10 होता है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे आप, 5 2 जा 10 2 का। अब थर्ड फ्रैक्शन पे आ जाइए, 2 5 जा 10 होता है तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे आप, डिनोमिनेटर में 5 का। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 2 2 जा 4 3 5 जा 15। अब हम ऊपर जो भी डिनोमिनेटर हैं, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो ऊपर जो भी वैल्यू है उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो 7 4 11 को आपने ऐड कर दिया, कितनी वैल्यू आ गई टोटल 26/10। नीचे वाला डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करेंगे, उसको सेम ऐसे ही लिखेंगे 10। 2 से कैंसिल कर देंगे इसको, तो ये 13 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 5 टाइम। तो यही आपका फाइनली आंसर आ गया। समझ गए आप। इस एक पार्ट को और देख लीजिए, इसको होल वाला पार्ट आप कैसे करेंगे, जो होल नंबर में मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया होगा। इसको आप पहले 3 2 जा 6, ऊपर वाला नंबर जो डिनोमिनेटर वाला है वो ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8/3। समझ में आ रहा। 2 का टेबल पहले 3 टाइम्स रीड करेंगे, 2 3 जा 6, ऊपर जो 1 लिखा है डिनोमिनेटर में वो ऐड कर देंगे, यानी कि 7। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 7/2। अब इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें एलसीएम लेंगे, पहले वही प्रोसेस याद रखनी है। तो एलसीएम आया 6, तो हमने दोनों नीचे डिनोमिनेटर में कितना लिख लिया 6। अब 3 2 जा 6 होता है तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। 2 3 जा 6 होता है तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। अब हम जब डिनोमिनेटर सेम मिल गए तो ऊपर जो भी डिनोमिनेटर वैल्यू है वो हम ऐड कर सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे से हम सब्ट्रैक्ट वाला भी समझ सकते हो। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको राइट करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन, फिर उससे छोटा फ्रैक्शन, फिर उससे छोटा फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज कर सकते हैं, जब तक इनका हम पहले एलसीएम नहीं ले सकते तब तक उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, मतलब कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं कर सकते। तो 9 3 21 का हमने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 63। ओके, जब 63 इसका एलसीएम आ गया तो हमने क्या किया, 9 के नीचे हमने यहाँ पे इसको 63 में कन्वर्ट कर लिया। अब 9 का टेबल रीड किया, मीन्स सभी डिनोमिनेटर में हम पहले 63 राइट कर लेंगे, इसके आगे भी, इसके आगे भी, नेक्स्ट नंबर में भी 63। अब देखो 9 का टेबल हम रीड करेंगे, 63 आ जाए, 9 7 जा, तो ऊपर डिनोमिनेटर में किसका 7 का मल्टीप्लाई किया, तो ये फ्रैक्शन इसमें हो गया आपका कन्वर्ट। अब 3 का टेबल में 63 नहीं आता है तो 63 में 3 का डिवाइड करके पता लगाएंगे। तो जैसे 21 टाइम्स जाएगा ये डिवाइड, तो 21 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 42 होगा अपॉन 63। अब 21 का डिवाइड करेंगे 63 में, 21 का डिवाइड करेंगे या 21 का टेबल रीड करेंगे, 63 आ जाए, 3 टाइम्स जाता है तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 24/63। अब इनमें से आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, फ्रैक्शन 42 होगा, 60 उससे बड़ा, उससे छोटा कौन सा, 24 होगा 63। फिर लास्ट में क्या लिखेंगे आप 14/63। ओके, तो 42/63 आपको किससे मिला था, कौन से फ्रैक्शन से मिला था, 2/3 से। 24/63 आपको किससे मिला था, 8/21 से। और लास्ट में 14/63 किससे मिला था, 2/9 से। मतलब जो भी आपके ओरिजिनल फ्रैक्शन जो दिए गए थे उन्हीं को हम फाइनली लास्ट में राइट करेंगे। सेम, बिल्कुल सेम आपका सेकंड पार्ट भी है इसी तरह से, आप समझ सकते हैं इसको। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस करना फिर। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मैजिक स्क्वायर। स्टूडेंट आपको याद होगा कि हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 7 को किया था, जिसमें मैजिक स्क्वायर पूछा गया था, मैजिक स्क्वायर है कि नहीं। बिल्कुल सेम इसी मेथड का था। हमने रो R1 R2 R3 को पहले ऐड किया था, C1 C2 C3 को ऐड किया था, मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, फिर हमने डायगोनल को ऐड किया था। तो ऐड करने पर अगर सभी की वैल्यू इक्वल आती थी तो हमने क्या कह दिया था कि वो आपका मैजिक स्क्वायर है। तो इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व करेंगे, वो देखेंगे कि हमने किस मेथड से उसमें किया था, बिल्कुल सेम वही मेथड से हमने इसमें सॉल्व किया है। तो उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम है वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।